आज की वीडियो में हम आंध्र प्रदेश सर्किल पीएसए पेपर 2022 सॉल्व करने वाले हैं। इस वीडियो में हम डिपार्टमेंट के 50 प्रश्न साथ ही जीके के 10 प्रश्न कवर करेंगे। इसका मतलब है कि इस वीडियो में हम टोटल 60 प्रश्न कवर करेंगे। अगर आपको मैथ के 20 प्रश्न के सॉल्यूशन चाहिए तो इसके लिए आपको पेड क्लासेस में आना पड़ेगा। अगर आपको रीजनिंग के 20 प्रश्न के सॉल्यूशन चाहिए तो इसके लिए आपको हमारे पेड क्लासेस में आना पड़ेगा। अगर आपको 2020 के, 2021 के, 2022 के या फिर 2023 के PYQ PSA पेपर PDF चाहिए इसी फॉर्मेट में जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, तो इसके लिए आपको हमारे पेड क्लासेस में आना पड़ेगा। इतना ही नहीं, पेड क्लासेस में आपको टॉपिक वाइज डिटेल मटेरियल, साथ ही उसी डिटेल मटेरियल का MCQ, साथ ही आपको मॉक टेस्ट, साथ ही आपको प्रैक्टिस टेस्ट प्रदान किया जाता है। बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आंध्र प्रदेश सर्किल PSA 2022 में काफी शानदार पूछा गया था। क्या पूछा गया था? पहला क्वेश्चन ध्यान से रीड करिएगा। स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग आर्टिकल लाइक एस्फेडिटा, हींग जैसी तेज महक वाली वस्तुएं। गाइड 1 का ये क्वेश्चन है और गाइड 1 में हमें कुछ स्पेशल कैटेगरी की चीज बताई गई है कि ये चीज डाक के माध्यम से जा सकता है और अगर जाएगा तो इस कंडीशन में जाएगा, जैसे कोई आपका स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग आर्टिकल हो गया, कोई ज्वलनशील आर्टिकल हो गया, इसके अलावा कोई परफ्यूम हो गया। तो उसी में से छांटकर ये क्वेश्चन बनाया है और बोला है कि स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग आर्टिकल जाएगा कि नहीं जाएगा, जब जाएगा तो किस कंडीशन में जाएगा। तो हम ऑप्शन को रीड करते हैं, उसके बाद हम उत्तर चयन करेंगे। पहला ऑप्शन बोल रहा है कि टीन या अन्य धातु हर्मेटिक रूप से सील किए गए मामले में इसे डाक द्वारा भेजा जा सकता है। बी नंबर का ऑप्शन आपका बोल रहा है कि इसे डाक द्वारा नहीं भेजा जा सकता। सी नंबर का बोल रहा है जब इसे भेजा जाएगा तो केवल और केवल स्पीड पोस्ट के द्वारा ही भेजा जाएगा। और लास्ट हमारा आखिरी ऑप्शन था कि इसे केवल प्रधान डाकघर के माध्यम से भेजा जा सकता है। इसका जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। ध्यान समझिएगा, इसे जो है जब भी भेजा जाएगा तो किसी धातु या हर्मेटिकली सील किए हुए ऑब्जेक्ट में ही भेजा जाएगा, इसलिए इसका उत्तर मैं ए टिक कर देता हूं। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही सरल सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लग चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? बोल रहा है अपंजीकृत पार्सल के माध्यम से भेजे जाने वाले अधिकतम वजन की अनुमति क्या है? What is the maximum weight allowed to be sent through unregistered parcel? हमने पार्सल के कुछ कैटेगरी पढ़े हुए हैं, जिसमें हमने पढ़ा है कि BO में केवल 10 किलो तक पार्सल बुक किया जाएगा या फिर वहां भेजा जाएगा। इसके अलावा हमने पढ़ा है कि SO में पार्सल 20 kg तक भेजा जा सकता है, बुक किया जा सकता है। इसके अलावा हमने ये भी पढ़ा है कि अनरजिस्टर्ड पार्सल है तो केवल और केवल वह 4 किलोग्राम तक ही भेजा जा सकता है। इसीलिए इसका उत्तर जो है डी हो जाएगा। हमसे पूछा ही गया था कि अगर अपंजीकृत पार्सल है तो उसे कितने केजी तक भेजा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 का ही क्वेश्चन है और क्वेश्चन काफी शानदार है। क्वेश्चन क्या बोला है? सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग के लिए चार्ज कितना लगेगा? 2 रुपए पर आर्टिकल, 3 रुपए पर आर्टिकल। सर्विस अभी बंद हो गया है, ऐसा हमें सी नंबर का ऑप्शन में बोला गया है। डी बोल रहा है इनमें से कोई नहीं। सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग किसी भी रजिस्टर आर्टिकल के लिए पहले जारी किया जाता था, वर्तमान में ये सेवा बंद कर दी गई है। तो इसके लिए उपयुक्त ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी नंबर का, सर्विस हैज बीन डिसकंटिन्यूड। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? हमें कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं, उसी सेंटेंस में से हमें बताना है कि कौन सा सही है। ठीक है, नीचे फिर हमें एक उपयुक्त ऑप्शन का चयन करना है।
पहला नंबर का हमारा जो सेंटेंस है उसको पढ़ते हैं। पोस्ट बॉक्स एंड पोस्ट बैग सर्विस कैन बी अवेलेबल टुगेदर। हमें बताया गया है कि पोस्ट बॉक्स और पोस्ट बैग सेवा जो है एक साथ लिया जा सकता है। बात बिल्कुल सही है और हमें सही ही ढूंढना था। इसका मतलब है कि एक जो है सही हो गया है। दूसरा सेंटेंस ध्यान समझिएगा। एक पोस्ट बैग के किराएदार अपने परिवार के सदस्यों को भेजे गए अपंजीकृत लेख भी उसी पोस्ट बैग के माध्यम से मंगा सकते हैं। हमने कुछ कंडीशन बताया था कि अगर कोई किराएदार है तो वो अपने कंपनी के लिए जो आर्टिकल आ रहे हैं उसको मंगवा सकता है उस पोस्ट बैग से। कोई आगंतुक आ रहा है उसके आर्टिकल भी मंगवा सकता है, या उसके परिवार में और भी सदस्य हैं उनके नाम कोई आर्टिकल आता है तो उसी पोस्ट बैग के माध्यम से मंगवा सकता है। इसके लिए हमारा सेकंड नंबर का ऑप्शन भी सही हो जाएगा। तो एक सही हो गया, दो सही हो गया। तीसरे नंबर में चलते हैं। पंजीकृत वस्तुएं पोस्ट बैग सेवाओं के माध्यम से वितरित नहीं की जाती। अगर आपने पोस्ट बैग और पोस्ट बॉक्स का कंडीशन ध्यान से पढ़ा होगा तो निश्चित तौर पर वहां पर साफ तरीके से मैंने आपको बताया था कि पोस्ट बॉक्स और पोस्ट बैग के माध्यम से केवल अनरजिस्टर्ड प्रीपेड आर्टिकल भेजे जाते हैं। तो ये भी हमारा कथन सही हो जाएगा। चौथा हमारा सेंटेंस दिया था किराएदार आवंटन के लिए किसी विशेष संख्या की मांग नहीं कर सकता। जब भी कोई किराएदार पोस्ट बैग पोस्ट बॉक्स किराए पर लेता है तो ऐसा नहीं कर सकता कि उसे 13 नंबर का ही पोस्ट बॉक्स चाहिए या फिर 15 नंबर का ही पोस्ट बॉक्स चाहिए। डाकघर के पास जो पोस्ट बॉक्स उपलब्ध होगा उसका आवंटन करेगा। हमने देखा कि कथन नंबर 1 भी सही है, कथन नंबर 2 भी सही है, कथन नंबर 3 भी सही है और कथन नंबर 4 भी सही है। कहने का मतलब है कि हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त में से सभी हो जाएगा। इसको मैं हाईलाइट कर देता। ठीक है, जब भी मैं आपको पीडीएफ प्रदान करूं तो उसमें जो है आंसर ठीक पहले से रहे। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन दैट कैन बी ग्रांटेड इन केस ऑफ लॉस ऑफ रजिस्टर आर्टिकल। जब कोई रजिस्टर आर्टिकल गुम जाता है उस कंडीशन में मुआवजे की राशि कितनी होगी। हम आंध्र प्रदेश सर्किल पीएसए पेपर 2022 सॉल्व कर रहे हैं और फिफ्थ नंबर क्वेश्चन पूछा है कि किसी रजिस्टर आर्टिकल का नुकसान हो गया, कंपनसेशन कस्टमर को कितना दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है कि ये कंपनसेशन नील रहेगा, बी बोल रहा है 100 रुपए, सी बोल रहा है एक्चुअल वैल्यू ऑफ कंटेंट, मतलब जो कंटेंट का मूल्य था वही दिया जाएगा, डी नंबर बोल रहा है नन ऑफ द अबव। इसका जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ए वाला उत्तर हम एज पर फाइनल आंसर की आंध्र प्रदेश सर्किल ने इसके लिए जो फाइनल आंसर की निकाला था उसमें नील बताया था, लेकिन ये जो कंडीशन है वो अपडेट हो चुका है। अभी जो रजिस्टर आर्टिकल के लिए कंपनसेशन दिया जाता है वो 100 रुपए हो सकता है। तो दोनों चीजें ध्यान रखिएगा, मैं अपडेटेड बता रहा हूं। जब भी कंपनसेशन किसी रजिस्टर आर्टिकल के लिए पूछेगा, लॉस हो गया है तो 100 रुपए दिया जाता है। एज पर फाइनल आंसर की मैं इसमें आंसर टिक कर रहा हूं जो कि आंध्र प्रदेश सर्किल ने बताया था, वो आंसर था नील, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ट्रांसमिटेड बाय पोस्ट। निम्नलिखित में से कौन सा डाक द्वारा प्रेषित किया जा सकता है। कुछ ऑप्शन दिए गए। ठीक से संरचित पिंजरों में पिक कॉर्न, ये नहीं जाएगा। ठीक से संरचित बॉक्स में पटाखे, ये भी नहीं जाएगा। सील बंद बोतल में तारपीन, ये भी नहीं जाएगा। हमने देखा ना तो ए जाएगा, ना तो बी जाएगा, ना तो सी जाएगा। इसका कहने का मतलब है कि इसका उत्तर जो है डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट फॉर ओपनिंग ऑफ फिलाटेली डिपॉजिट अकाउंट। अगर आप पीडीए अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं जिसे कि हम फिलाटेली डिपॉजिट अकाउंट बोलते हैं, मिनिमम कितना रुपए से इस अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं। 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए या फिर 300 रुपए। फिलाटेली डिपॉजिट अकाउंट से संबंधित एक और प्रश्न मैं आपको बता देता हूं। इसकी शुरुआत जो है 1 अगस्त 1965 को हुई थी। ध्यान रखिएगा
कभी कभी ये प्रश्न भी आपके पेपर में पूछा जा चुका है कि फिलाटेली डिपॉजिट अकाउंट की शुरुआत कब से हुई थी। तो 1 अगस्त 1965 से पीडीए मतलब फिलाटेली डिपॉजिट अकाउंट का शुरुआत हुआ। इसका जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 200 रुपए। मतलब डोमेस्टिक फिलाटेली डिपॉजिट अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो मिनिमम आपको 200 रुपए का चार्ज देना पड़ेगा। आंध्र प्रदेश सर्किल में जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं काफी लॉजिकल और शानदार प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार सा प्रश्न, ये प्रश्न मेरा फेवरेट था। बोला गया था ओल्ड कॉपी ऑफ आंध्रा टुडे अ क्वार्टरली मैगजीन कैन बी एक्सेप्टेड अंडर। क्वेश्चन ये पूछा गया था कि आंध्रा टुडे की त्रैमासिक पत्रिका की पुरानी प्रतियां डॉट डॉट के अंदर स्वीकार की जाएंगी। पहला ऑप्शन दिया है मुद्रित पुस्तकों वाले पैकेट के लिए निर्धारित टैरिफ जो लगता है उसके दर पर इसे स्वीकार किया जा सकता है। पत्रों के लिए निर्धारित टैरिफ पर इसे स्वीकार किया जा सकता है, या फिर पार्सलों के लिए जो टैरिफ बनाया गया है उसी टैरिफ रेट से इसे स्वीकार किया जा सकता है। ये हमारा क्वेश्चन जो है संबंधित है बुक पैकेट के कंडीशन से। बुक पैकेट का हमने टाइप देखा है, प्रिंटेड बुक पैकेट, पीरियोडिकल बुक पैकेट, इसके अलावा हमने सैंपल पैटर्न एंड पैकेट भी देखा बुक पैकेट के टाइप के अंतर्गत। उसी से यह प्रश्न बनाया गया है। तो हमने कंडीशन पढ़ा था कि मुद्रित पुस्तक कहने का मतलब है प्रिंटेड पेपर के अंतर्गत कोई रेगुलर इंटरवल वाला आर्टिकल नहीं जाएगा। और ये रेगुलर इंटरवल वाला आर्टिकल है। रेगुलर इंटरवल कैसे कह सकते हैं, क्योंकि ये त्रैमासिक भेजा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा, पत्रों के लिए निर्धारित टैरिफ पर भी भेजा जा सकता है इसे, और पार्सल के लिए निर्धारित टैरिफ पर भी इसे भेजा जा सकता है। तो इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा, आइदर 2 और 3, मतलब बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। या तो 2 या तो 3, दोनों में से किसी एक का उपयोग करके आप इसे भेज सकते हैं। अगला क्वेश्चन था फी फॉर एक्नॉलेजमेंट अटैच टू अ ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट इज। क्वेश्चन ये पूछा था कि ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट से जुड़ी पावती के लिए चार्ज क्या है। 17 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए या फिर कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। मैंने बताया था कि ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट कहने का मतलब है अंध साहित्य पैकेट जो है एक स्पेशल टाइप का आर्टिकल है जिसको भेजने के लिए डाक विभाग जो है किसी भी प्रकार का चार्ज वसूल नहीं करता। ना तो आपसे रजिस्ट्री चार्ज लेगा, ना तो आपसे एक्नॉलेजमेंट चार्ज लेगा, ना तो आपसे पोस्टेज चार्ज लेगा। केवल और केवल इस पर हवाई चार्ज लिया जाता है जब इसे आप हवाई डाक के माध्यम से भेजते हैं। तो इसमें जो है उत्तर करेक्ट हो जाएगा आपका डी। इसमें पावती चार्ज कुछ भी नहीं लिया जाता, मतलब फ्री जो है इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हु इज कंपेटेंट टू ग्रांट लाइसेंस फॉर पोस्टिंग रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर विदाउट प्री पेमेंट ऑफ पोस्टेज। अगर आपको रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर डाक भार का भुगतान किए बिना भेजना है तो इसके लिए परमिशन जो है कौन देगा। पोस्ट मास्टर जनरल, चीफ पोस्ट मास्टर जनरल, डिविजनल सुपरिटेंडेंट या फिर पोस्ट मास्टर ऑफ कंसर्न पोस्ट ऑफिस। कौन सा उत्तर सही हो जाएगा, इसका जो करेक्ट उत्तर आप हो जाएगा वो हो जाएगा बी, मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल, मतलब CPMG। इसे हम HOC के नाम से भी जानते हैं, इसीलिए इसका उत्तर मैं आपको बी टिक करके दे रहा हूं। ठीक है, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर के इसके अलावा और बहुत सारे कंडीशन हैं। अगर आप उन सारे कंडीशन को पढ़ना चाहते हैं तो जरूर से आके PDF में पढ़ लीजिएगा, जो डिटेल PDF मैंने आपको प्रोवाइड कराया था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन जो है गाइड 2 का पूछा जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, अ फॉरेन पार्सल कैन बी रिडायरेक्ट आउटसाइड इंडिया। एक विदेशी पार्सल है जिसको हम पुनर्निर्देशित करना चाहते हैं, कहां, भारत से बाहर। ऑप्शन दिया है, यदि भारत में एजेंट द्वारा पुनर्निर्देशन शुल्क की दुगुनी दर पर भुगतान किया गया है तभी भेजा जा सकता है। ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर का ऑप्शन देखते हैं। पुनर्निर्देशन शुल्क कहने का मतलब है रीडायरेक्शन फीस जो है प्राप्तकर्ता से वसूल किया जाएगा, क्योंकि इस आर्टिकल को हम रिडायरेक्ट कर रहे हैं कहां से, भारत से किसी और देश को रिडायरेक्ट कर रहे हैं। तो जब यह आर्टिकल प्राप्तकर्ता को डिलीवर किया जाएगा उस कंडीशन में जो चार्ज रहेगा रिडायरेक्शन का उसको प्राप्तकर्ता से वसूल कर लिया जाएगा।
तो इसके लिए हमारा बी ऑप्शन एकदम करेक्ट था, तो बी ऑप्शन को हम टिक कर देते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। कंपनसेशन फॉर लॉस डैमेज एब्स्ट्रैक्शन इज पेबल फॉर अनइंश्योर्ड फॉरेन पार्सल। गैर बीमाकृत विदेश पार्सल के नुकसान क्षति के लिए मुआवजा क्या दिया जाएगा? सेंट फॉर ऑल कंट्री, सेंट टू लिमिटेड लिस्टेड कंट्री, नो कंपनसेशन फॉर अनइंश्योर्ड फॉरेन पार्सल, या फिर नन ऑफ द अबव। इसका जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, सेंट टू लिमिटेड लिस्टेड कंट्री, सीमित सूचीबद्ध देशों को ही भेजा जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है। एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन वाज एस्टैब्लिश इन। इसका नाम आपने निश्चित तौर पर सुना होगा। वर्तमान में इसमें कितने देश हैं? अप्पू में कितने देश हैं? अप्पू में 32 देश हैं। ठीक है, और 32 देशों के नाम भी याद कर लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी इसमें से क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। स्थापना पूछेगा 1961, ध्यान रखिएगा। भारत ने इस पर कब ज्वाइन किया था? तो 1973, ध्यान रखिए। एक क्वेश्चन से हमने कई और क्वेश्चन कवर किए हैं। सारे क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो भी बता रहा हूं किसी न किसी सर्किल में देखने को जरूर मिलेंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 14। क्या पूछा गया आपसे? यदि किसी विदेशी लेख के प्रेषक ने लेख को वापस लेने के लिए रिक्वेस्ट प्रस्तुत किया है, तो उससे संबंधित आप कुछ ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन नंबर 1 बताया गया है कि केवल इसे सतही साधनों से ही भारत से आगे भेजा जाएगा, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। जब भी किसी आर्टिकल के लिए, जब भी किसी फॉरेन आर्टिकल के लिए प्रेषक ने रिकॉल का ऑप्शन दिया है, तो उसे हवाई के माध्यम से, सरफेस के माध्यम से, दोनों में से किसी एक के माध्यम से भेजा जाता है, लेकिन उसके लिए अलग अलग कंडीशन होती है। लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया था? केवल सतही, तो ये जो है गलत हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, बोला गया है हवाई अधिभार का भुगतान करने पर भारत से बाहर हवाई मार्ग से भेजा जा सकता है। बिल्कुल, ये कथन सत्य हो जाएगा। जब आप उसके लिए हवाई चार्ज का भुगतान कर देते हैं, तो जो है हवाई डाक के माध्यम से भारत से किसी अन्य देश को भेजा जा सकता है। तो इसके लिए हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओनली 2 इज करेक्टेड। ठीक है, डी ऑप्शन को टिक कर देता हूं। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 जो है आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, और इसमें पूछा गया है मैक्सिमम पीरियड ऑफ डिटेंशन आर्टिकल एक्सेप्ट बीपी आर्टिकल एड्रेस टू पोस्ट रेस्टेंटे इन द ऑफिस ऑफ डिलीवरी। वितरण के कार्यालय में कोई आर्टिकल जो कि पोस्ट रेस्टेंटे से संबंधित है, जिसमें कि बीपी आर्टिकल को छोड़कर उसको उस डाकघर में अधिकतम कितनी अवधि के लिए रोका जा सकता है? नॉट एक्सीडिंग 3 मंथ, नॉट एक्सीडिंग 8 डेज, या फिर 1 मंथ, या फिर नन ऑफ देम। आपको पता है कोई भी आर्टिकल जिसे संबोधित किया गया है पोस्ट रेसेंटे के लिए, उसको मैक्सिमम 1 मंथ के लिए डिटेन किया जाता है, अगर वह आर्टिकल बीपी आर्टिकल नहीं होता। बीपी आर्टिकल भले ही वह पोस्ट रेसेंटे से संबंधित है, उसको 7 दिन ही रोका जाएगा। इसका जो करेक्ट उत्तर था वो था आपका सी नंबर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कंप्लेन रिगार्डिंग द फॉरेन लेटर पार्सल मेल आर्टिकल मस्ट बी सबमिटेड। विदेशी पत्र है, विदेशी पार्सल है, उसके संबंध में कोई कंप्लेन करना है, कोई शिकायत करना है, आपको अवधि क्या ध्यान में रखना पड़ेगा? विद इन 1 ईयर, विद इन 1 मंथ, विद इन 3 मंथ, या फिर नो टाइम लिमिट। इसका जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा ए हो जाएगा विद इन 1 ईयर। कोई आपका विदेशी पत्र है, पार्सल है, मनी ऑर्डर है, कुछ भी है, 1 वर्ष के भीतर ही उस पर आप कंप्लेन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। एक ही स्थान पर, इस क्वेश्चन को ध्यान समझिएगा, ध्यान से समझने का ट्राई करिएगा कि एक ही स्थान पर, एक ही समय में, एक ही प्रेषक द्वारा एक ही पते पर भेजे गए एक से अधिक आर्टिकल के लिए पूछताछ शुल्क क्या लगेगा? इंक्वायरी फीस क्या लगेगा? ए नंबर का ऑप्शन क्या दिया है, ध्यान समझिएगा, इज कलेक्टेड हाफ द रेट प्रेस्क्राइब, मतलब जो रेट उसके लिए निर्धारित किया गया है
उसका आधा लेंगे। इज कलेक्टेड फॉर ओनली वन आर्टिकल, मतलब एक आर्टिकल के लिए जो रेट तय किया गया है उतना चार्ज लेंगे, या फिर इज कलेक्टेड फॉर ईच सच आर्टिकल सेपरेटली, मतलब बोला गया है कि हर आर्टिकल के लिए अलग अलग चार्ज लिया जाएगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। जब भी कंडीशन, ध्यान से समझिएगा, कंडीशन है, कंडीशन जब भी आए कि एक ही स्थान पर एक ही समय में एक ही प्रेषक द्वारा एक ही पते पर एक से अधिक लेख भेजा गया और उसके लिए इंक्वायरी फीस का भी पूछा गया, तो उस पर एक ही आर्टिकल का चार्ज लिया जाता है। ये महत्वपूर्ण कंडीशन है, इसलिए इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा और कंडीशन जो है ध्यान रखिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। विच द फॉलोइंग ऑफिसेस आर अथॉराइज्ड टू इशू रिसिप्ट फॉर कस्टम ड्यूटी पेड इफ रिक्वायर्ड। आपको पता है अगर कोई आर्टिकल विदेश को जा रहा है तो उस पर सीमा शुल्क लागू किया जाता है। अगर आपने उस पर कोई सीमा शुल्क पेड किया है, कस्टम ड्यूटी पेड किया है, और जो आपने कस्टम ड्यूटी पेड किया है उसकी रसीद अगर आपको निकलवानी है, कभी जरूरत पड़ गया, तो कौन से कार्यालय से आप ये कार्य करवा सकते हैं। कस्टम ऑफिस बी नंबर का दिया है, ओनली हेड ऑफिस ऑब्लिक सब ऑफिस, बाय द ऑल ऑफिसेस इंक्लूडिंग बीओज, ओनली बाय हेड ऑफिस, या फिर फॉरेन पोस्ट ऑफिस। डी नंबर का उत्तर करेक्ट हो जाएगा। सीमा शुल्क से संबंधित रिसिप्ट आपको निकलवानी है, एचओ से निकलवा सकते हैं या फिर एफपीओ से निकलवा सकते हैं, मतलब डी ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। प्रिंसिपल पोस्टल अप्राइजर इज फ्रॉम, प्रधान डाक मूल्यांकक से संबंधित है, सीमा शुल्क विभाग से, पोस्टल डिपार्टमेंट से, आइदर ए और बी, या फिर नन ऑफ द एबव। ये कौन होते हैं? ये कस्टम शुल्क की गणना के लिए तैनात किए जाते हैं। कहाँ पे तैनात किए जाते हैं वही पूछा गया है, कहाँ होते हैं, तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा कस्टम डिपार्टमेंट। ठीक है, पोस्टल अप्राइजर और प्रिंसिपल पोस्टल अप्राइजर जो है कस्टम डिपार्टमेंट से संबंधित होते हैं। क्या करते हैं? कस्टम शुल्क की गणना करते हैं, असेसमेंट करते हैं। अगला क्वेश्चन आपको 20 नंबर क्वेश्चन है। 20 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? इफ द एड्रेसी अप्लाइज फॉर रीअसेसमेंट। मैं आपको सिंपल तरीके से क्वेश्चन आसान भाषा में समझा देता हूं कि कोई कस्टमर है जिसने की कस्टम ड्यूटी के पुनर्मूल्यांकन के लिए डाकघर में आवेदन दिया है, तो उसके पहले जितने भी दिन आर्टिकल रोका गया और रीअसेसमेंट के बाद जितने भी दिन आर्टिकल रोका गया उसका चार्ज के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि भंडारण शुल्क जो है ध्यान दिया जाएगा, उसकी गणना की जाएगी, या फिर आपसे बी नंबर का ऑप्शन बोला गया है कि रीअसेसमेंट या फिर पुनर्मूल्यांकन का कोई भी सुविधा नहीं है। सी नंबर का बोला गया है कि वेयर हाउसिंग चार्ज जो होगा उसको ध्यान में लिया जाएगा, मतलब उसकी गणना की जाएगी, और डी बोला है इनमें से कोई नहीं। कंडीशन मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। जब भी कोई कस्टमर डाकघर में अपने आर्टिकल पर कस्टम ड्यूटी रीअसेसमेंट के लिए आवेदन देता है, तो रीअसेसमेंट के पहले जितने भी दिन आर्टिकल रोका गया है और रीअसेसमेंट के बाद जितने भी दिन आर्टिकल रोका गया है उसका जो वेयर हाउसिंग चार्ज है वो कैलकुलेशन किया जाता है। वही चीज हमसे पूछा गया था। जब कैलकुलेशन किया जाता है तो इसका मतलब हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हम सी ऑप्शन को टिक कर देते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अनएड्रेस मेल कैन बी डिलीवर अंडर मीडिया पोस्ट, बिजनेस पोस्ट, डायरेक्ट पोस्ट, या फिर लॉजिस्टिक पोस्ट। सरल सा ये क्वेश्चन था, इसका करेक्ट उत्तर आपका सी हो जाएगा। डायरेक्ट पोस्ट के अंतर्गत जो है अनएड्रेस आर्टिकल भेजे जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम इज नॉट अवेलेबल अंडर आरपीएलआई। आरपीएलआई के अंतर्गत कौन सी स्कीम जो है उपलब्ध नहीं है? डब्ल्यूएलए है, कन्वर्टिबल मतलब सीडब्ल्यूएलए भी है, ज्वाइंट लाइफ नहीं है क्योंकि ज्वाइंट लाइफ जो है पीएलआई का पार्ट होता है। ठीक है, पीएलआई का पार्ट होता है, ध्यान रखिएगा। इसलिए इसका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा? करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका सी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन है। पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत पात्र बच्चों और संयुक्त खाता धारक के संरक्षक के रूप में कौन कार्य करेगा?
आपको पता है पीएम केयर्स में जो खाता खोला जाता है वो ज्वाइंट खाता होता है। उसमें पहला तो आपका हो जाएगा चिल्ड्रन, जिसके लिए वह खाता खोला जा रहा है। दूसरा जो खाता धारक होता है वह किस रूप में होता है, ठीक है, जिला पुलिस अधीक्षक, जिला मजिस्ट्रेट, कानूनी अभिभावक या फिर संबंधित एचओ के पोस्ट मास्टर। इसका जो करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा बी, जिला मजिस्ट्रेट जो है दूसरे खाता धारक के रूप में काम करता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पीओएसबी के तहत चेक के डिसऑनर के लिए कितना चार्ज लिया जाएगा? 50 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए या फिर 100 रुपए? करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा? 100 रुपए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 25 नंबर क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है? 25 लाख से अधिक मासिक राजस्व एवं अग्रिम भुगतान करने वाले स्पीड पोस्ट कस्टमर को अतिरिक्त छूट कितना दिया जाएगा? तो आपको पता है एक चार्ट दिया गया है, उस चार्ट के अंतर्गत अलग अलग कंडीशन दिए गए हैं कि 50,000 से 5 लाख तक का बिजनेस है तो 10%, 5 लाख से आपका 25 लाख तक है तो आपका 15% का डिस्काउंट, इसके अलावा 25 लाख से 1 करोड़ तक है तो 20% का। उसके अलावा एक और कंडीशन है, अगर आप 25 लाख तक का बिजनेस देते हैं और पूरा भुगतान नगद में करते हैं तो 1% एक्स्ट्रा मिलता है, और 25 लाख से अधिक का रेवेन्यू देते हैं और पूरा भुगतान नगद में करते हैं तो 2% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया जाता है। उसी संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। ए क्यों हो जाएगा? क्योंकि 25 लाख से अधिक था, 25 लाख तक होता तो 1% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट होता। मैक्सिमम वेट पूछा गया था अंडर पैटर्न एंड सैंपल पैकेट, इसका जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 2 kg। बुक पैकेट के जितने भी टाइप हैं सभी का मैक्सिमम वेट जो है 5 kg है, केवल पैटर्न एंड सैंपल पैकेट को छोड़कर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। फ्रैंकिंग मशीन के लिए लाइसेंस शुल्क कितना है? 375 रुपए, 475, 575, 675? करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा? ए जो है करेक्ट उत्तर हो जाएगा। फ्रैंकिंग मशीन के लिए लाइसेंस शुल्क 375 रुपए है, 5 वर्ष के लिए है, और अगर आपने टाइम से रिन्यूअल करा लिया तो 375 लगेगा, टाइम से नहीं कराया तो 100 रुपए एक्स्ट्रा लगेगा, मतलब 475 आपको देना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए इसका उत्तर ए करेक्ट हो गया। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम एज एंट्री 20 ईयर टर्म सुमंगल एंटीसिपेटेड एंडोमेंट इंश्योरेंस पॉलिसी अंडर पीएलआई? पीएलआई के अंतर्गत अगर आपको सुमंगल पॉलिसी लेना है, टर्म कितना है? 20 साल का है। अब 20 साल के पॉलिसी के लिए मैक्सिमम आयु कितना होगा ग्राहक का? 45 साल, 40 साल, 60 साल या फिर 50 साल? इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका बी नंबर का, 40 साल जो है ग्राहक का मैक्सिमम आयु होगा। सुमंगल के तहत 2 टर्म में पॉलिसी उपलब्ध है, पहला है 15 ईयर, दूसरा है 20 ईयर। अगर कोई कस्टमर 15 ईयर पॉलिसी को लेता है तो उसके लिए मैक्सिमम एज लिमिट 45 हो जाएगा, और अगर कोई कस्टमर 20 ईयर टर्म का पॉलिसी लेता है तो उसके लिए मैक्सिमम एज जो है वो 40 ईयर हो जाएगा, क्योंकि उसका मेच्योरिटी जो है 60 ईयर में होना है। अगला हमारा क्वेश्चन है 29 नंबर का, और क्वेश्चन जो है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम से संबंधित है। और क्या पूछा गया था? अंडर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम जॉइंट अकाउंट कैन बी ओपन ओनली विथ, अगर आपको SC/SS के तहत एक ज्वाइंट खाता खोलना है तो ज्वाइंट खाता केवल किसके साथ खोला जा सकता है? कानूनी उत्तराधिकारी में से कोई एक, पोते के साथ, पति या पत्नी, या फिर ज्वाइंट अकाउंट इस खाते में नहीं खोला जा सकता। आपको पता होना चाहिए SC/SS में अगर आपको ज्वाइंट खाता खोलना है तो केवल पति और पत्नी मिलकर ही इसमें ज्वाइंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, इसलिए इसका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा? आपका सी नंबर का उत्तर करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। इनमें से आपको कुछ कथन दिए हैं, सही कथन का आपको चयन करना है। पहला कथन देखते हैं, क्या बोला गया है? पूरे भारत में एक वयस्क द्वारा डाकघर या बैंक में केवल एक PPF खाता खोला जा सकता है। कथन नंबर 1 बिल्कुल सही है। दूसरे नंबर का कथन देखते हैं, PPF खाते से 1 वर्ष के बाद और 5 वर्ष पहले खाता खोलने के वित्तीय वर्ष के अंत से ऋण की सुविधा का लाभ उठाया जा सकता है। यह कथन भी सही है, ध्यान रखिएगा। PPF के तहत एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम जमा राशि 1.5 लाख रुपए है। चौथा नंबर कथन हमारा है, PPF खाते से निकासी के लिए
1% प्रति वर्ष की दर से ब्याज लिया जाएगा। यह कथन हमारा गलत होने वाला है, क्योंकि 1% का जो ब्याज लिया जाता है वो लोन पे लिया जाता है, ना कि निकासी पे लिया जाता है। तो चौथा नंबर हमारा गलत हो गया। एक सही था, दो सही था, तीन सही था, तो हमारा डी नंबर का ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, 1, 2, 3 जो है वो करेक्टेड है। 31 नंबर क्वेश्चन, पुरानी पासबुक के बदले नई पासबुक जारी नहीं की जाती। अगर आपका पासबुक जो है लॉस हो गया, फट गया, कट गया और आपको दूसरा पासबुक लेना है, तो आप कहां से नहीं ले सकते। ध्यान रखिएगा, प्रधान डाकघर से ले सकते हैं, उप डाकघर से ले सकते हैं, शाखा डाकघर से आप नहीं ले सकते। इसीलिए इसका उत्तर जो है आपका सी करेक्ट हो जाए। अगला क्वेश्चन, पिनैकल में ब्याज प्रमाण पत्र बनाने के लिए मेनू क्या होगा। इसका करेक्ट उत्तर ध्यान रखिएगा, CINTC जो है पिनैकल में इंटरेस्ट सर्टिफिकेट जनरेशन के लिए मेनू यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर क्वेश्चन। मैं इसको शॉर्ट में समझा देता हूं। यदि कोई बीपी आर्टिकल का प्राप्त करता है और बीपी आर्टिकल के प्राप्तकर्ता को उसके आर्टिकल के आगमन की सूचना दे दी गई है, लेकिन प्राप्तकर्ता या उसका एजेंट जो भी निर्धारित किया गया है, निर्धारित अवधि के भीतर वह अवधि आपको बतानी है कि किस अवधि के भीतर वह आर्टिकल नहीं लेता, तो आर्टिकल आरटीएस कर दिया जाएगा। 5 दिन के भीतर, 7 दिन के भीतर, 6 दिन के भीतर या फिर 8 दिन के। करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा, 7 दिन के भीतर यदि वह आर्टिकल नहीं लेता तो उस आर्टिकल को आरटीएस कर दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, 34 नंबर का एक क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, किसी एसओ के पास प्राप्त कैशबैक के वजन की जांच किसकी उपस्थिति में की जानी चाहिए। ऑप्शन ए है उपलेखा सहायक, बिल्कुल करेक्ट उत्तर यही हो जाएगा। एसओ से कोई प्राप्त कैशबैक है, उसके वजन की जांच जो है उपलेखा सहायक की उपस्थिति की जानी चाहिए। अगला क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन, शानदार सा क्वेश्चन है। एसओ में अधिकतम कितना बैलेंस रखा जाएगा, इसको कौन निर्धारित करता है। पोस्टमास्टर ऑफ एचओ, सब डिविजनल हेड, डिविजनल सुपरिटेंडेंट या फिर नन ऑफ द एबव। एसओ में अधिकतम कितना बैलेंस रखा जाएगा, इसके लिए जो गाइडलाइन है वो मंडल अधीक्षक जारी करते हैं। सी नंबर का उत्तर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन प्रिजर्वेशन पीरियड से पूछा गया है। इसका वर्क पेपर आरएमएस में जो यूज किए जाते हैं उसका प्रिजर्वेशन पीरियड क्या होने वाला है। 12 मंथ, 18 मंथ, 24 मंथ या फिर 30। करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा, 18 मंथ। ध्यान रखिएगा, आरएमएस के कार्यालय में जो कार्यपत्र या फिर वर्क पेपर उपयोग में लिए जाते हैं उसके प्रिजर्वेशन पीरियड की अवधि जो है 18 महीना होता है। केस टीबी 37 नंबर क्वेश्चन में आ चुके हैं। केज टीबी जो कि एड्रेस है मेल ऑफिस को कौन ओपन करेगा। केस टीबी ऑफ मेल बैन एड्रेस टू मेल ऑफिस टर्मिनल स्टेशन विल बी ओपन बाय, ऑप्शन दिया है मेल सॉर्टिंग असिस्टेंट, हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट, मेल एजेंट ऑफ सेक्शन या फिर एमटीएस ऑफ द मेल ऑफिस। करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा, बी उत्तर जो है करेक्ट हो जाएगा, हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट। अगला क्वेश्चन 38 नंबर का क्वेश्चन, एक डाक कार्यालय में छटाई सहायक के बीच कार्यों के पारस्परिक आदान प्रदान की अनुमति देने के लिए सक्षम अधिकारी कौन है। अथॉरिटी कंपेटेंट टू परमिट म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ ड्यूटी बिटवीन सॉर्टिंग असिस्टेंट इन अ मेल ऑफिस। एक सॉर्टिंग असिस्टेंट दूसरे सॉर्टिंग असिस्टेंट से अपने कार्य की अदला बदली करता है, ड्यूटी की अदला बदली करता है। इसके लिए परमिशन कौन ग्रांट करेगा, आरएमएस के अधीक्षक करेंगे, सेट का एचएसए करेगा, रिकॉर्ड ऑफिसर करेगा या फिर अनुमति की आवश्यकता नहीं है। ध्यान रखिएगा, इसका जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा रिकॉर्ड ऑफिसर, मतलब रिकॉर्ड ऑफिसर से आपको परमिशन ग्रांट करवानी पड़ेगी। 39 नंबर क्वेश्चन है, एन ऑफिस ऑफ एक्सचेंज वेयर द वर्क ऑफ असेसमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी ऑन फॉरेन मेल इज आल्सो कैरीड आउट इज कॉल्ड। एक ऑफिस जो कि ऑफिस ऑफ एक्सचेंज है। ऑफिस ऑफ एक्सचेंज का मतलब होता है जो कि विदेश के डाकघरों से डाक का आदान प्रदान करता है। साथ ही साथ उस ऑफिस में कस्टम शुल्क मतलब सीमा शुल्क का भी गणना किया जाता है।
उस ऑफिस को किस ऑफिस के नाम से जानते हैं? इसका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा? एफपीओ मतलब फॉरेन पोस्ट ऑफिस। 40 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। द ऑफिस सिचुएटेड इन बॉर्डर विच डील विथ ओनली क्लोज बैग, एक कार्यालय जो कि सीमा पर स्थित है और केवल बंद बैग ही प्राप्त करता है, उस ऑफिस ऑफ एक्सचेंज को किस नाम से जाना जाता है? ट्रांजिट ऑफिस के नाम से जाना जाता है, ऑफिस ऑफ एक्सचेंज इन ट्रांजिट, बिल्कुल ट्रांजिट एक्सचेंज के कार्यालय के नाम से जाना जाता है। बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर क्वेश्चन। आईटी के क्वेश्चन अब आपको देखने को मिलने वाले हैं। आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट ऑफ डिपार्टमेंट कंटेन डॉट डॉट सेगमेंट 7, 6, 5 या फिर 8। करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा? 8 जो है करेक्ट उत्तर हो जाएगा, डी उत्तर करेक्ट हो जाएगा। आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट 2012 में टोटल 8 सेगमेंट थे। अगला क्वेश्चन हमारा 42 नंबर क्वेश्चन है। मार्च 2022 से आगे विभाग आईटी बुनियादी ढांचे के रखरखाव को आगे बढ़ाने का प्रस्ताव करता है, किसके माध्यम से? प्रोजेक्ट एरो 2.0 या फिर ग्रामीण आरआईसीटी प्रोजेक्ट के माध्यम से, या फिर आईटी आधुनिकीकरण 2.0 परियोजना के माध्यम से, या फिर परिवर्तन प्रबंधन परियोजना के माध्यम से। आपको पता है कि मार्च 2022 के बाद जो है आईटी मॉडर्नाइजेशन 2.0 प्रोजेक्ट जो है लॉन्च किया गया था और इस पर काम करना भी स्टार्ट कर दिया गया है। इसका जो करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा सी हो जाएगा। विच सेगमेंट डील विथ इंटीग्रेशन ऑफ बैंकिंग सर्विस, कौन सा खंड बैंकिंग सेवाओं के एकीकरण से संबंधित है? ऐसा हमसे 43 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है। कोर सिस्टम इंटीग्रेटर मतलब सीएसआई नहीं होगा। फाइनेंशियल सिस्टम इंटीग्रेटर मतलब वित्तीय प्रणाली इंटीग्रेटर जो है वो बैंकिंग का समाधान करता है और इंश्योरेंस का भी समाधान करता है, मतलब बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो चुका है। 44 नंबर क्वेश्चन है डिजास्टर रिकवरी सेंटर फंक्शनिंग एट, डिजास्टर रिकवरी सेंटर कहां पर कार्य कर रहा है? नवी मुंबई प्राइमरी सेंटर यहां पर है और डिजास्टर मैसूर में है। तो हमारा जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बिल्कुल डी नंबर का, मैसूर में रिकवरी सेंटर है और प्राइमरी डाटा सेंटर जो है वो नवी मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन 45 नंबर का है और यहां पर आपसे दर्पण का फुल फॉर्म पूछा गया है। इसका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा? डिजिटल एडवांसमेंट ऑफ रूरल पोस्ट ऑफिस फॉर न्यू इंडिया, बिल्कुल ये ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कई बार जो है इसमें आपसे कंफ्यूजन क्रिएट करके ऑप्शन देता है, इसलिए इसका फुल फॉर्म जो है बिल्कुल याद कर लीजिए। एक और फुल फॉर्म पूछा गया है बेसिक टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड और इसमें आपसे पूछा गया है मनरेगा का फुल फॉर्म आप बताइए। मनरेगा का फुल फॉर्म होता है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, इसको ध्यान रखिएगा। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो याद कर लीजिए। नेक्स्ट हमारा फिर से फुल फॉर्म का क्वेश्चन है। सीएसआई सेगमेंट के अंतर्गत ईआरपी का आपको फुल फॉर्म बताना है। ये दिया है इंजीनियरिंग रिसोर्स प्लानिंग, एंटरप्राइज रिसोर्स प्रोजेक्ट, एंटरप्राइज रिसोर्स प्रोजेक्ट या फिर इंजीनियरिंग रिसोर्स प्रोजेक्ट। इसका जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका सी नंबर का। ठीक है, ध्यान रखिएगा सी नंबर का उत्तर करेक्ट हो जाएगा। बी और सी दोनों में सेम ऑप्शन दिए हैं तो दोनों में से आप किसी एक का चयन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका। पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस सर्विस आर बीइंग प्रोवाइडेड, पीएलआई सेवा किसके माध्यम से प्रदान की जाती है? मैंने बताया एफएसआई के माध्यम से। हमारा क्या था? एफएसआई में आपका एक बैंकिंग था, एक इंश्योरेंस था। इंश्योरेंस कौन सा? कोर इंश्योरेंस सोल्यूशन। तो हमारा ऑप्शन ए में कोर सिस्टम इंटीग्रेटर दिया है तो ये हमारा गलत हो जाएगा। कोर इंश्योरेंस सर्विस दिया है तो ये भी हमारा गलत हो गया। कोर इंफॉर्मेशन दिया है तो ये भी हमारा गलत हो गया। डी नंबर का उत्तर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो चुका है क्योंकि इनमें से कोई भी ऑप्शन इसके लिए उपयोगी नहीं है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पोस्टमैन को स्मार्टफोन सप्लाई किए गए हैं, किस सेगमेंट के तहत ये आता है? रूरल सर्विस इंटीग्रेटर प्रोजेक्ट, मेल ऑप्टिमाइजेशन प्रोजेक्ट, रूरल हार्डवेयर या फिर मेल ऑपरेशन हार्डवेयर। करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा? डी नंबर का उत्तर करेक्ट हो जाएगा।
पोस्टमैन मतलब डाकियों को जो स्मार्टफोन प्रोवाइड किए गए हैं वो मेल ऑपरेशन हार्डवेयर सेगमेंट के तहत आता है। अगला हमारा डीओपी का लास्ट क्वेश्चन है 50 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछा गया है किस खंड के तहत कार्यबल को प्रभावी ढंग से कार्य करने, सुसज्जित सक्षम करने के लिए विभिन्न प्रशिक्षण और कार्यशालाएं आयोजित की गई। किस सेगमेंट के तहत डिपार्टमेंट के जो भी कर्मचारी हैं उनको ट्रेनिंग देना, उनको तैयार करना है। करेक्ट उत्तर हो जाएगा बी नंबर का, चेंज मैनेजमेंट सेगमेंट के तहत उसका उद्देश्य था कि जितने भी डिपार्टमेंट के कर्मचारी हैं, जो भी हम आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट के तहत चीजें ला रहे हैं, उनको ट्रेनिंग देना इसका उद्देश्य था। नेक्स्ट हमारा जीके का पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है 51 नंबर का। भारत में कितने लोकसभा क्षेत्र हैं? ध्यान रखिएगा, भारत में अभी 543 लोकसभा क्षेत्र हैं। इसका उत्तर ए जो है करेक्ट होगा। राज्यसभा के सदस्य के रूप में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को नामित करता है? इसका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा? सी नंबर का उत्तर करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को नामित करता है। अलग अलग क्षेत्र से हो सकते हैं, खेल से हो सकते हैं, साहित्य से हो सकते हैं, या फिर किसी अन्य फील्ड से भी हो सकते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन था, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित श्री नरसिम्हा राव गरिकापति किस क्षेत्र से हैं? विज्ञान, इंजीनियरिंग, कला, सामाजिक कार्य या फिर साहित्य और शिक्षा? करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा डी, साहित्य और शिक्षा से संबंधित है नरसिम्हा राव गरिकापति। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रगान मूल रूप से किस भाषा में रचा गया? हिंदी, बांग्ला, तेलुगु, अंग्रेजी? करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा? बी, बांग्ला। बांग्ला इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 नंबर क्वेश्चन, 2021 टोक्यो ओलंपिक में भारत ने किस श्रेणी के तहत स्वर्ण पदक जीता? बैडमिंटन, रेसलिंग, जेवलिंग, वेट लिफ्टिंग? करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा? जेवलिंग जो है करेक्ट उत्तर हो जाएगा। भाला में भारत ने स्वर्ण पदक जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 नंबर क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा होगा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही सरल सा उत्तर है, वंदे मातरम जो है भारत का राष्ट्रीय गीत होने वाला है। अगला क्वेश्चन, नेपोटिज्म एथिक का क्वेश्चन पूछा गया है। नेपोटिज्म का मतलब क्या होता है? भाई भतीजावाद का अर्थ क्या होता है? ए दिया है कार्यालय में दोस्तों और रिश्तेदारों का पक्ष लेना। बी दिया है पुरस्कारों के साथ कर्मचारियों का पक्ष लेना। सी दिया है कर्मचारी को इरादे से दंडित करना। उपयुक्त में से कोई नहीं। नेपोटिज्म का मतलब होता है कार्यालय में दोस्तों और रिश्तेदारों का फेवर करना या फिर पक्ष लेना। सरकारी निर्णय से व्यक्तिगत लाभ प्राप्त करना क्या कहलाता है? हितों का टकराव, लाभ का संघर्ष, रिश्ते का संघर्ष, विश्वास का संघर्ष? ये भी हमारा एथिक का ही क्वेश्चन था। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो है इसका करेक्ट उत्तर होगा हितों का टकराव सरकारी निर्णय से व्यक्तिगत लाभ प्राप्त करना कहलाता है। 59 नंबर क्वेश्चन है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस घाटी में स्थित है? कृष्णा, नर्मदा, ताप्ती या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? इसका उत्तर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, नर्मदा में स्थित। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा इस वीडियो का, निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी नहीं है? सुबनसिरी है, धनसिरी है, मानस भी है, गंडक 2 है, ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी नहीं है। इस वीडियो में हमने डिपार्टमेंट के 50 क्वेश्चन, जीके के 10 प्रश्न कवर कर लिए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है लाइक कर दीजिएगा, सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। कोई क्वेरी है किसी भी प्रश्न से संबंधित कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद।